हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग जो हमारा पार्ट रिमेनिंग था लास्ट वीडियो में, एक्चुअली वो वीडियो थोड़ा सा इशू की वजह से थोड़ा कुछ पार्ट कट हो गए, तो आज पहले हम लोग उस पार्ट को कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, आयोनिक इक्विलिब्रियम, क्लास 12 का। तो देखिए, हम लोग ने पढ़ लिया था बच्चों सब्सटेंस के बारे में। बेसिकली सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंस जो हमें क्या करे, आयंस दे जब हम उसे पानी में डालते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेक होते ही नहीं है, मतलब जिसका डिसोसिएशन होता ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है? यानी पानी में डालने के बाद वो हमें क्या करते हैं, आयंस नहीं देते हैं बच्चे लोग। क्लियर हो गया? फिर फर्दर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट को दो चीज़ों में क्लासीफाई किया गया। इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब चलो डिस्कस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सिंपल सी चीज़ है, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें कंप्लीटली डिसोसिएट होता हुआ दिखे। ठीक है, मतलब अगर मैंने 10 मोल H2SO4 पानी में डाला, जैसे कि यहाँ देखिए, मैं अगर यहाँ पे अगर ले लूँ, एक मिनट यहाँ बता देता हूँ आपको। अगर मैं इधर 10 मोल H2SO4 या HCl ले लो, ठीक है, तो 10 मोल अगर डाला हूँ तो इसका जो डिसोसिएशन होगा वो 100% होगा। 100 to 99% क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। मतलब कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा। मतलब अंदर पानी में H+ ऐसा दिखेगा और ऐसा Cl- दिखेगा, जो हमको एक प्रॉपर आयंस देते हैं। इसको ही हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल कभी भी याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बिकॉज ये वाटर में जाने के बाद कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, इनका आयोनाइजेशन हो जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताया, वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसॉल्व या डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैं अगर कहूँ, मैंने इसी सोल्यूशन में HCl हटा दो, मैंने क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड डाल दिया। ठीक है, तो मैंने 100% एसिटिक एसिड लिया, तो ये कुछ बेसिकली आयंस तो देगा, एसीटेट आयन और H+ आयन देगा, ऐसा दिख टूटेगा ना, CH3COO- देगा और H+ देगा। तो ये 100% में से मान लो 25% ही क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, बाकी 75% अनडिसोसिएटेड पार्ट है। तो इसको हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली बच्चों याद रखो, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बहुत ही कम एक्सटेंट पे क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो एसिडिक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं ये 100% लेता हूँ तो ये सिर्फ 25% ही क्या होता है, डिसोसिएट होता है, मतलब आयंस के फॉर्म में ब्रेक होता है ना, इसका ये टूटता है, बाकी 75% रिमेनिंग ऐसे ही बचा रहता है। यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया? एक मिनट, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बच्चे लोग, मैं आपके डाउट या आपके जो कमेंट है उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इक्विलिब्रियम कौन शो करेगा, है ना, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो करेगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट शो करेगा, ये हमें समझना है। तो बेसिकली देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज शोज इक्विलिब्रियम बिकॉज दे डिसोसिएट एट अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, एट अ वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ वेरी लिख देते हैं, वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही कम एक्सटेंट पे क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। देखो, जो डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अनडिसोसिएटेड पार्ट नहीं होगा, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है उसके लिए कुछ ना कुछ अनडिसोसिएटेड पार्ट होगा ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ A+B मिल के C+D बना रहे हैं, तो ये मान लो 100% लिया था, ये 25% ही डिसोसिएट हुआ है, तो अब से बचा 75%, तो ये इनके बीच में क्या होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा। ठीक है ना। तो ये बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम शो करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड हो गया या फिर फॉर्मिक एसिड वगैरह, सारे जो ऑर्गेनिक एसिड है, ये सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है। क्लियर हो गया? और ये हमेशा इक्विलिब्रियम शो करते हैं। एक और सवाल आप लोगों से, आप लोग थोड़ा सा मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना कि
क्या हर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो सकती है क्या बच्चों? हर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो सकती है? इसका आंसर जरा मुझे सोच के थोड़ा सा बताओ, ठीक है, ज़रा सोच लो, ठीक है, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। सोचो ज़रा, क्या हर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी? नहीं होगी भाई, ठीक है। तो फिर कैसी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी? तो याद रखो, एक ऐसी रिएक्शन जो बेसिकली रिवर्सिबल स्टेट में हो, जो बेसिकली कैसी हो? रिवर्सिबल स्टेट में हो, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो रिएक्शन कैसी है? इक्विलिब्रियम में है। कभी भी याद रखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम शो या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये चीज़ क्लियर रखो कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वही हमेशा क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल याद रखना, वीक एसिड और वीक बेस। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग ज़रा सब्सटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी थोड़ा सा डिफाइन क्लासीफाई करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी पे इसको क्या किया हमने? क्लासीफाई किया है, ठीक है, या डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का काम क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। नॉन कंडक्टर क्या होगी? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल अगर पूछा आपसे तो रबर ले लेना, वुड ले लेना, है ना, ठीक है, बाकी लगा दो एटसेट्रा, है ना। क्लियर हो गया? चलो तो देखो, अब नॉन कंडक्टर तो सिंपल सी चीज़ बचपन से पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्टर बेसिकली यहाँ पे इसको भी दो चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर। अब देखो इसमें कंडक्टिविटी कैसे कैरी होती है या कैसे कंडक्ट होती है। तो बेसिकली मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेटेलिक कंडक्टर में बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? कंडक्टिविटी होती है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा लिख दो, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, है ना। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जनरेट होती है, फ्लो होती है। क्लियर हो गया ना? अब आयोनिक कंडक्टर क्या होता है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है? ऐसा कंडक्टर जो फ्री आयंस की मोबिलिटी की वजह से उस सर्किट में करंट इंड्यूस्ड करें। समझ में आ गया? तो मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब क्या होगा, आयोनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जो बेसिकली फ्लो ऑफ करंट, थोड़ा अच्छे से इसको लिखाते हैं, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री आयंस। क्या होते हैं? फ्री आयंस की वजह से क्या होता है? उनमें कंडक्टिविटी आती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? या मोबाइल आयंस, और इसी को हम लोग बेसिकली 11th में मोबिलिटी ऑफ आयंस के ऐसा कुछ टॉपिक था, हम लोग वो पढ़े हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है? फ्री आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होती है। अरे ज़्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस देख लो, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस में ही आपको ये समझ में आ जाएगा ये पार्ट। क्लियर हो गया ना? चलो कोई डाउट है? अच्छे से क्लियर हो गया? बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि भाई सब्सटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासीफाई किया, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो हमें क्या करे, ये लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है, जो हमें आयंस दे पानी में डालने के बाद। फिर उनमें भी दो चीज़ डिवाइडेड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया 100% या 100 में से चलो 99% क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। एक्चुअली कोई रिएक्शन पूरी 100% डिसोसिएट नहीं होता है कोई भी कंपाउंड, ठीक है, कुछ ना कुछ बच जाता है। फिर भी मान लो कि 99% क्या हो गया? वो डिसोसिएट हो गया है। क्लियर हो गया ना? अच्छा, दूसरा अगर देखोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत ही कम एक्सटेंट पे डिसोसिएट होगा। उसमें एग्जांपल याद रखना, वीक एसिड और वीक बेस। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, अब आप पूछ रहे होगे अपने मन में कि भाई हमें कैसा पता चलेगा कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और दूसरी चीज़ ये कि सर हमें बताओ कि ये जो साइन है, इक्विलिब्रियम का जो साइन है, ये हमें कब लगाना है ना।
तो ये भी चीज़ को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिटेल में और अच्छे से एक चार्ट बना के दे दूंगा कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, आपको अच्छे से एक चार्ट बना के दे दूंगा, उसको अपनी नोट्स में लिख लेना। और ये भी चीज़ बताऊंगा कि ये साइन कब आपको डालना है। क्लियर हो गया ना? चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? ठीक है, यहाँ दिख रहा नहीं होगा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? तो बेसिकली देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है, डिसोसिएटेड अपॉन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समझ में आया? और मल्टीप्लाई बाय 100 करो, बताता हूँ क्यों करना है। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, बेसिकली ये हमें बताता है हाउ मच अ कंपाउंड कैन बी डिसोसिएटेड, ठीक है, ये हमें बताता है। जैसे मान लो मैं NaCl लेता हूँ, देखो बेसिकली NaCl बच्चों ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो इसके सामने एक ऐसा एरो डाल दो, मतलब ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में, ठीक है, ये से ये बन जाएगा, ये कुछ बचेगा ही नहीं, तो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन है ये, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। अब होगा क्या, मान लो मैंने 100% लिया भाई, 99% क्या हो गया, डिसोसिएट हुआ। अब इसका अल्फा निकालने बोला है, तो अल्फा कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएट हुआ है 99 अपॉन कितना है टोटल 100 है, तो इसका अगर अल्फा में अगर वैल्यू निकालूंगा तो 0.99 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.9। अगर मैं इसका परसेंटेज में वैल्यू निकालता हूं तो अल्फा इज इक्वल्स टू 99 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 99%। ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। ये तो स्ट्रॉन्ग के बारे में था भाई, स्ट्रॉन्ग के बारे में समझ में आया? स्ट्रॉन्ग के बारे में था, मतलब देखो अगर परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, ठीक है, और अगर आपको सिर्फ अल्फा पूछा तो जितना भी लिए होगे वहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो लिखो, उससे डिवाइड करो कितना डिसोसिएट हुआ और आपको मिल जाएगा अल्फा। समझ में आ गया? ये तो स्ट्रॉन्ग के लिए था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वीक के लिए कैसा होगा, तो चलो आ जाओ वीक के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, आई होप ले लिए होगे। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है या लेक्चर में कुछ गड़बड़ हो जाती है मुझसे, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना बच्चों कि क्या गड़बड़ हुई है, ठीक है। एक्चुअली कभी कभार हमें भी पता नहीं चलता है, ठीक है। चलो नाउ लेट अस डिस्कस। ओके, अब अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ CH3COOH, हैंस यू नो कि भाई ये जो है वीक एसिड है, तो इट मीन्स इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम का साइन आएगा। अभी फिलहाल याद रखो, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसको पानी में डालता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, CH3COO- प्लस H+। इसको हम लोग कहते हैं एसीटेट आयन। क्या कहते हैं? एसीटेट आयन कहते हैं। समझ में आया? ये तो H+ आयन है। अब मान लो मैंने 100% लिया, ये पूरा 25% ही डिसोसिएट हुआ। अगर मुझे पूछा कि अल्फा निकालो तो 25/100 कितना आ जाएगा, तो आप लोग लगा देना 0.25 है ना, 0.25 है ना। चलो अगर आपसे पूछा कि आप अगर इसका परसेंटेज निकालो तो क्या करोगे, 25/100 इंटू 100, मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 25% ना डिसोसिएट हुआ है। क्लियर हुआ ना? बाकी 75% क्या है, रिमेनिंग है, अनडिसोसिएटेड है। लिख देने का सिंस 75% पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड इज अनडिसोसिएटेड और रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो जल्दी से लिख लो इसको, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको पुराना वाला पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो आज देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं, और कब हमें इक्विलिब्रियम का साइन, डैट मीन्स कि ये वाला सिंबल है ना, कब लगाना है। ठीक है, तो चलो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, बड़े से बड़े ओलंपियाड या बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसिड बेस का कंसेप्ट आता ही है। तो इसमें याद रखो कि ये जो 6 एसिड मैंने आपको लिखा हुआ है H2SO4, HCl, HI, HNO3, HClO4, HBr, इन 6 के अलावा अगर कोई और एसिड आता है डैट मीन्स वो वीक है। कैसा है? वीक एसिड है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो आ जाओ स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जरा नजर डाल दे। तो स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे पहले आपने बचपन से पढ़ा है NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आपके लिए नया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से ग्रुप 1 के जो मेटल के हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड बोले तो OH वाला पार्ट, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और ग्रुप 1 क्या है? एक अल्कली मेटल्स है। तो अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके, अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं बेसिकली वो क्या कहलाए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाए जाते हैं। जैसे अगर मैं ले लूँ LiOH, सॉरी, ठीक है, हाँ, RbOH है ना, CSOH, ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है ना। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? NaOH, KOH, BaOH ट्वाइस, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, ये BaOH ट्वाइस जो है ये ग्रुप 2 का है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो उसको एक याद रख लेना, ग्रुप 2 से आया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वीक एसिड को। तो बेसिकली वीक एसिड में आपको मैंने H2SO3 लिखा है, HClO2 लिखा है, HNO2 लिखा है, HClO लिखा है, ठीक है, और HF, ये सब क्या है? वीक एसिड है। और इसकी जगह जो सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो भी कैसे होते हैं? वीक होते हैं बच्चा। कैसे होते हैं? वीक होते हैं। और दूसरा, आप अभी इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे या शायद पढ़ के आए होगे कि जो सारे ऑक्सी एसिड होते हैं ना फॉस्फोरस के, वो सब क्या है? वीक है। क्या है? वीक एसिड होते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं भी लिखोगे तो ये आपके पार्ट, आई थिंक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ऑर्गेनिक एसिड में क्या लिख सकते हो? एसिटिक एसिड याद रख सकते हो, है ना, फॉर्मिक एसिड, ये सब याद रख सकते हो। क्लियर हो गया एग्जाम्पल? चलो अब वीक बेस का एग्जाम्पल ले लेते। तो वीक बेस में कभी भी याद रखो जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 को हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 है उसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं ना। तो उनके जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है? वीक होते हैं ना, नेचर में वीक बेस कहलाए जाते हैं। हाइड्रोक्साइड बोले तो OH वाला पार्ट, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसमें एक एक्सेप्शनल केस जो मैंने आपको पहले बताया था, BaOH ट्वाइस जो है बेसिकली बच्चों एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये याद रखना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब जरा देखो, जो एग्जांपल मैं यहाँ बता रहा हूँ वही एग्जांपल आगे भी आपको काम आने वाला है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस, NH3 अमोनिया, ये सब क्या है? वीक बेस है। ये एग्जाम्पल याद रखना। अच्छा, और या और थोड़ा सा डिटेल में जाते तो डी ब्लॉक के जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी क्या कहलाए जाते हैं? वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो गया? अगर अब हम लोग चीज़ों को डिस्कस करें कि भाई इक्विलिब्रियम का साइन कब लगाना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग एसिड में इक्विलिब्रियम का साइन लगेगा तो ये बात गलत हो जाती है। ऐसा क्यों? क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों? मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस में सिर्फ इक्विलिब्रियम का साइन लगेगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बिकॉज मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होने के लिए कुछ ना कुछ अनडिसोसिएटेड पार्ट होना बहुत ज़रूरी है और कुछ डिसोसिएटेड पार्ट होना ज़रूरी है, तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयंस के बीच में। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इससे ये चीज़ हमने सीखा कि ना स्ट्रॉन्ग एसिड में इक्विलिब्रियम का साइन आएगा ना स्ट्रॉन्ग बेस में। तो साइन आएगा कौन सा? फॉरवर्ड डायरेक्शन एरो का। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एरो का। अब आ जाओ थोड़ा सा वीक एसिड और वीक बेस पे, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर आ जाओ। तो मैंने कहा था कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम एक्सटेंट पे डिसोसिएट होते हैं। इट मीन्स कि अगर आपने 100% लिया तो 25% डिसोसिएट हो, बाकी का 75% तो बचा ही है, मतलब वो अनडिसोसिएटेड है। इट मीन्स ये हमें शो करेगा इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है ना
क्लियर हो गया। कुछ ना कुछ अनडिसोसिएटेड पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखो। तो ये वीक एसिड हो गया आपका, क्या हो गया, वीक एसिड। यहाँ पे आप वीक एसिड के केस में इक्विलिब्रियम का साइन लगा सकते हो, चाहे आप एसिटिक एसिड लो, ये सब लो, सब में आप क्या लगा सकते हो, इक्विलिब्रियम का साइन लगा सकते हो। वीक बेस के केस में भी आप लगा सकते हो, है ना, यहाँ पे भी आप इक्विलिब्रियम का साइन लगा सकते हो। तो ऑल्दो हमने ये सीखा कि इक्विलिब्रियम हमेशा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ही शो करेगा। यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। आई होप ये जो टॉपिक है और ये जो चार्ट मैंने आपको बना के दिया, ये हर कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है। बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में तो आपको ये इतनी डिटेल में नहीं बताया जाएगा, यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। ये आपको एंट्रेंस में भी हेल्प करेगा भाई। क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम कौन स्टैब्लिश करेगा, वीक एसिड वीक बेस स्टैब्लिश करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्टैब्लिश करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब वीक एसिड के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ अनडिसोसिएटेड पार्ट होता है और कुछ ना कुछ क्या होता है, डिसोसिएटेड पार्ट होता है, तो जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना बच्चा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका जो अल्फा का वैल्यू होता है वो इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि कुछ डिसोसिएट ही नहीं होगा बच्चों, तो अल्फा तो 0 ही होने वाला है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखो अल्फा का वैल्यू होगा लेस देन 0 टू आई थिंक इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। मतलब 0 to 1 के बीच में क्या होगा, अल्फा का वैल्यू होने वाला है, ठीक है। देखो अल्फा 0 तो नहीं हो सकता, 1 हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। क्लियर हुआ। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो अल्फा का वैल्यू जो है वो 0 तो नहीं होगा, बट 1 से कम होगा, इसलिए लेस देन इक्वल टू साइन, इक्वल टू की साइन मैंने क्या किया हूँ, हटा दिया हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया ना। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट और अपने नोट्स बनाते रहो बढ़िया तरीके से, फिर हम लोग आगे की पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हमारा अगला टॉपिक है एसिड बेस थ्योरी। क्या है, एसिड बेस थ्योरी। तो सबसे पहले थ्योरी स्टार्ट करने से पहले, दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और उनका अपना अपना एक नेचर होता है, ठीक है। या तो वो नेचर में कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, 3 टाइप का हो सकता है। या तो एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। यही 3 चीज़ हो सकती है। तो अब अगर हमें किसी चीज़ का टेस्ट, या किसी टेस्ट नहीं बोल सकते, कुछ चीज़ खा थोड़ी ना रहे हैं, अगर हमें बताना हो कि ये भाई ये एसिड है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल नींबू, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो मैं चख के बता सकता हूँ कि भाई हाँ ये एसिडिक है। क्यों? बिकॉज हमने बचपन में पढ़ा है कि जो एसिड होता है वो सॉर होता है, मतलब खट्टा होता है, और जो बेस होता है ना वो कैसा होता है बच्चा, कड़वा होता है, मतलब बीटर होता है। जो न्यूट्रल है उसका तो कोई टेस्ट ही नहीं होता। गॉट द पॉइंट? क्लियर हुआ। तो अब बार बार तो हम लोग टेस्ट करके बता नहीं सकते। मान लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको टेस्ट कर लिया, अरे बाप रे बाप, जबान, बस जबान में छेद हो जाएगा या जबान ही जल जाएगी, है ना, ऐसा ना हो। तो यहाँ पे दुनिया में 3 साइंटिस्ट आए भाई, और तीनों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। चलो फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। नया मार्कर ले लो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 3 साइंटिस्ट आए हैं। पहले थे हमारे अरीनियस थ्योरी, इन्होंने अपनी एसिड बेस के ऊपर एक अलग थ्योरी दी। फिर आए ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। फिर हमारे आए भाई साहब लुईस एसिड बेस थ्योरी। अच्छा, बेसिकली कहीं अच्छी किताबों में लुईस कंसेप्ट कहा जाता है, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहते हैं। वो आगे मैं आपको फर्दर बताऊंगा।
तो आप हमने क्या पढ़ा भाई, 3 थ्योरी है, अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस थ्योरी। ठीक है, देखो तीनों थ्योरी परफेक्ट है ही नहीं, तीनों थ्योरी में अपना अपना लिमिटेशंस है, और डैम श्योर मैं आपको वो लिमिटेशंस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी आपके उसमें नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज गेन करके रखें ताकि आपको आगे काम आए, जैसे एंट्रेंस वगैरह में। क्लियर हो गया ना? तो चलो आ जाओ, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थ्योरी अरेनियस को डिस्कस कर लेते हैं। अरेनियस थ्योरी, देखो अरेनियस थ्योरी क्या कहती है, हमें ये थोड़ा सा समझना होगा। ये बचपन से हमने पढ़ा है। अरेनियस ने क्या कहा था, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस, और सब्सटेंस विच गिव राइज टू H+ आयंस इज कॉल्ड, या विच गिव बोलो, ठीक है, विच गिव्स H+ आयंस इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस। दूसरा अगर हम लोग देखें बेस, इनके हिसाब से बेस क्या होगा, तो एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें सोल्यूशन में OH- आयन दे, है ना, लिख देना आगे सोल्यूशन इन एक्वस सोल्यूशन। तो अ बेस इज अ सब्सटेंस, क्या बोल रहा था मैं, अ सब्सटेंस विच गिव OH- आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना, जो हमें एक्वस सोल्यूशन में OH- आयन दे वो क्या कहलाया जाता है, बेस कहलाया जाता है। जैसे कि अगर मैं ले लूं HCl, पानी में डाला H+ और Cl- दिख रहा है आपको H+, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, है ना। अगर मैं ले लूं NaOH, पानी में डाला एक्वस सोल्यूशन में, क्या मिलेगा, Na+ और OH-, तो OH- दिखा, मतलब ये क्या है, बेस हो गया। अरे हाँ या ना बोलो, समझा या नहीं? ठीक है, आप लोग क्या बोलोगे, है ना, कमेंट में हाँ या ना बोलो। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो ये थी हमारी अरेनियस की थ्योरी। याद रखना, मैं नोट्स में आपको एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर, जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसने भाई साहब ने एक अलग ही थ्योरी बना दी थी। ठीक है, तो ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे की पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जी की थ्योरी, क्या कहे थे इन्होंने। ठीक है, तो चलो देखते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ इस बंदे के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। देखो हाइड्रोजन का एटम कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अब है नहीं, तो इसके पास बचता प्रोटॉन है, और इसी वजह से हम लोग H+ आयन को ही, या हाइड्रोजन आयन को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटॉन कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ले देखिए इसके पास न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है ना इसका, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, आपने ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुका है 11th स्टैंडर्ड में। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं, बचा क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कह दो, बस बात खत्म, ठीक है ना। और इसके आइसोटोप्स मुझे कमेंट में बताओ, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, है ना, 11th में पढ़े हो। चलो अब ये प्रोटॉन समझ में आया, प्रोटॉन को H+ आयंस कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बोल दो, ठीक है ना। तो देखो प्रोटॉन का जिक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस थ्योरी में, तो चलो देख लेते हैं। तो बेसिकली इसने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन एंड डोनेशन ऑफ प्रोटॉन के ऊपर क्या दिया, थ्योरी दिया, प्रोटॉन के ऊपर थ्योरी दिया। तो चलो आओ देखते हैं क्या कहा इन्होंने, ठीक है। चलो इसको मिटा देते, जगह कम पड़ रही है, ठीक है ना। तो देखो एसिड क्या होता है इनके हिसाब से, चलो
एसिड। तो एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करे। अ सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, प्रोटॉन डोनेट करे और प्रोटॉन को हम लोग क्या करें, H+ आयंस, इसी को हम लोग कहते हैं एसिड। तो बेस क्या होगा सर, बस इसका उल्टा कर दो बच्चों, ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। भाई दे रहा है तो कोई ना कोई एक्सेप्ट तो करेगा ना, है ना। तुम किसी को कुछ देते तो हो, है ना। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, क्या देते हो, है ना। कुछ भी दे सकते हो आप लोग अपने दोस्तों को, है ना। अच्छा बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। विच डज नॉट सॉरी अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन ना, एक्सेप्ट प्रोटॉन मतलब H+ आयन ही ना, इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बेस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। एक बार मैं देख लूँ ज़रा, आपको दिख रहा है क्या, हाँ भाई दिख रहा है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से वो कहलाया जाता है बेस। बेबी को बेस पसंद है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर देखूँ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बढ़िया तरीके से लेता हूँ, NH3 ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, HCl ले लेता हूँ। अच्छा NH3 वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो थोड़ा सा वीडियो में इशू हो गया था। मैंने यहाँ क्या कहा कि भाई एसिड H+ दे रहा है या प्रोटॉन दे रहा है, तो देने के बाद क्या बन रहा है, NH4+ बन रहा है। बेस ने क्या किया, एक्सेप्ट किया ना भाई, एक्सेप्ट किया मतलब क्या, बेस बन रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट हम लोग एक वीडियो और रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, जिसमें आपको सारी डिटेल कंसेप्ट बताई जाएगी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की, ठीक है। मैं यही वीडियो में बताना चाहता था, बट कुछ इशू की वजह से मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। बार बार वीडियो कट हो जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट